संजू वर्मा बोलिए। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है, लगातार अपने ऊपर खाली विक्टिम कार्ड खेलना। अरे सुरेंद्र भाई, अरे सुरेंद्र भाई एक तो वो दबा हुआ है ना। विशंबर जी, क्या ये सच नहीं है ईरान अकेला खड़ा हुआ है? बिल्कुल खड़ा, उसके साथ एक देश नहीं आ रहा, एक भी देश नहीं उसके साथ। मैं हूं यासर मलिक। मतलब आप पूरा ईरान क्रिमिनल है, और ये लोग जो कर रहे हैं दादागिरी, जो ट्रंप जो दादागिरी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है दुनिया में, वो साहब बहुत शरीफ आदमी है। और आप देख रहे हैं अपना YouTube चैनल YS3 न्यूज। कौन कह रहा है बोलने के लिए? मत बोलिए, अपनी स्थिति को और बेशर्मी से और खत्म कर लीजिए। लेकिन इस बार तो पापा वार ना रुकवा पा रहे, ना करवा पा रहे, ना बोल पा रहे, ना चुप रह पा रहे। अगर ये दादागिरी हमने चुपचाप देखी तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। संजू वर्मा, आपकी बारी, बोलिए, हम चुप क्यों हैं? ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में भारत कहां खड़ा है, इसकी पूरी जानकारी इस डिबेट में आपको मिलेगी। एक रिटायर्ड मेजर जनरल विशंबर यादव ने पूरी बात बताई है, पूरी पोल पट्टी खोलकर रखी है अमेरिका की, जो अमेरिका करना चाह रहा है, जो दुनिया को दिखाना चाहता है अमेरिका ईरान के जरिए ईरान पर हमले करके, और किस तरीके से सबके ऊपर दादागिरी करना चाहता है। पूरी पोल पट्टी अमेरिका की खोल दी है, जो फौजी हैं उन्होंने। और भारत की क्या स्थिति है और भारत क्यों चुप बैठा हुआ है, क्यों अपना स्टैंड नहीं लेता है, इस पर भी उन्होंने जो है भारत सरकार पर जमकर बरसे हैं। आप लोग पूरी डिबेट देखकर जाइए। और फिर बाद में जो कांग्रेस के प्रवक्ता सुरेंद्र राजपूत, उन्होंने तो और ज़्यादा मोदी सरकार की कलई खोलकर रख दी। मोदी सरकार की जो कूटनीति, राजनीति और जो विदेश नीति है, सबकी पोल पट्टी खोलकर रख दी है इस युद्ध में। तो आप लोग पूरी डिबेट देखिए, जिससे बीजेपी प्रवक्ता कैसी बौखला जाती है, बीजेपी के प्रवक्ता कैसे बदतमीजी पर उतर आती है। उसके बाद सुरेंद्र राजपूत उन्हीं को जो है उल्टा जवाब देते हैं और उनकी कलई खोलकर रख देते हैं। आप लोग पूरी डिबेट देखिए। ईरान, इजराइल और जो अमेरिका का युद्ध चल रहा है, जो बढ़ता ही जा रहा है और काफ़ी देशों को घेरता जा रहा है, उस पर जो चर्चा हुई है, बहुत शानदार चर्चा है। रिटायर्ड जनरल ने बहुत अच्छी बातें बताई हैं, और अमेरिका की क्या मंशा है और क्यों ऐसा किया जा रहा है, तो पूरी जानकारी इस डिबेट में मिलेगी आपको। तो पूरी डिबेट देखिए। पिछले कुछ दिनों के बयान है और अंडरस्टैंडिंग है, उससे ये समझ में आता है जो एम्स हैं अमेरिका के, वो 3 हैं। एक, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम, दूसरा ईरान का बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम, और तीसरा रिजीम चेंज। 3 एम्स हैं शायद, जितना मैं समझ पा रहा हूं, आप मुझे बेहतर बताएंगे। लग रहा है आपको इसमें से कोई भी एम अमेरिका, इजराइल और वो फ्रांस, यूके, जर्मनी, वो सब कह रहे हैं हम भी आ जाएंगे, ये कर पाएंगे? 5 हफ्ते डोनाल्ड ट्रंप बोल रहे हैं, लग रहा है आपको? देखिए, लड़ाई के हिसाब से अगर देखो ना, तो किसी फीचर को कैप्चर करना मेरा ऑब्जेक्टिव हो सकता है, मेरा एम हो सकता है, लेकिन ग्रैंड स्ट्रैटेजी का एम नहीं हो सकता। जो अमेरिका की ग्रैंड स्ट्रैटेजी है, अगर उस पर इतनी बड़ी युद्ध करना पड़ा है उसको, तो मैं समझता हूं अमेरिका और इजराइल को कहीं कोई जगह नहीं है उनके स्ट्रैटेजिस्ट को। उनकी मेन स्ट्रैटेजिक एम क्या है? ग्रैंड स्ट्रैटेजी है चाइना को मार्जिनलाइज करना, रशिया को आइसोलेट करना, और जो न्यूट्रल कंट्रीज हैं उनके अंदर एक ये परमानेंट ये एक उनके अंदर एक इम्प्रिंट छोड़ देना, डर कह लो, इम्प्रिंट छोड़ देना कि मैं सिंगल पोलर वर्ल्ड हूं, मैं सिंगल पावर हूं, मेरी चलती है, मैं दादा हूं, आप मानिए आज नहीं तो कल माननी पड़ेगी। ये अमेरिकन एडमिनिस्ट्रेशन का पिछले 2 साल से पार्ट 2 का ये ट्रम्पिज्म है, पार्ट 2 का। तो ये उसका ग्रैंड स्ट्रेटजिक एम है। अब उसमें सत्ता बदलना, न्यूक्लियर डिस्ट्रक्शन, वो तो कह रहे थे साहब आप हमारी पूरी न्यूक्लियर, ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका को कहा, साहब आपको जो चाहिए न्यूक्लियर फैसिलिटीज के उस हिसाब से एग्रीमेंट कर लो, हम न्यूक्लियर एनरिचमेंट नहीं करेंगे। ओपन बोला। अब आ गए उनके बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम पे। तो फिर आप बैलिस्टिक, फिर अच्छा, अब रिजीम चेंज पे आ गए। रिजीम चेंज में भैया, रिजीम चेंज का मतलब क्या? आप ढांचा समझिए ना ईरान का। एक तरफ तो अयतुल्लाह खमेनी है, जो उनकी लीगेसी है, उनकी एक कंप्लीट उनकी आइडियोलॉजी है, वो एक उनकी रिलीजियस पॉलिटिकल रिलीजियस हेड है, एक उनकी पॉलिटिकल आर्म है यार, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, एक उनकी पार्लियामेंट है, उनके यहाँ और रिलीजियस में उनकी काउंसिल है ऑफ गार्जियंस। और अगर आप देखें बहुत कॉम्प्लेक्स सिस्टम है, किस किस को बदलोगे? मतलब आप आज बदल भी दो, देखिए पहली तो बदला नहीं होगा, यहां पे
कंप्रोमाइज लीडरशिप आएगी, लेकिन उसको भी दिक्कतें आएंगी। और क्या मैं तो विशंबर जी ये सोच रहा हूं कि लगता है कि अटैक करने से पहले इन लोगों ने सोचा नहीं होगा कि 4-5 हफ्ते चलेगा। इन्होंने सोचा होगा 4-5-10 दिन में हो जाएगा, बाद में अब कह रहे हैं 5 हफ्ते। नहीं बोल रहे हैं 5 हफ्ते। ईरान, देखिए आप अमेरिका से डील कर रहे हो, इजराइल से डील कर रहे हो साहब, बहुत हर एक चीज रिहर्सल की होगी, हर एक चीज पे डिबेट हुई होगी, हर कंटिजेंसी को डिस्कस अभी तक तो लग नहीं रहा ईरान कोई पीछे हट गया। लगता नहीं, हटेगा नहीं ना, पहले 2-3 दिन है, लंबा खींचेंगे, टायर आउट करेंगे। अंदर जो ईरान के अंदर जो तबका है जो चाहता है इनको फेंकना, वो बहुत छोटा तबका है लेकिन वॉलेटाइल है, उसको वो दबा हुआ है ना। विशंबर जी क्या ये सच नहीं है, ईरान अकेला खड़ा हुआ है? बिल्कुल खड़ा, उसके साथ एक देश नहीं आ रहा, एक भी देश नहीं उसके साथ। हाँ। ये इसमें कोई शक की बात नहीं है, लेकिन उसने भी एक स्ट्रैटेजी खेली। देखिए सबसे बड़ी बात ईरान को देनी पड़ेगी आपको कि टॉप लीडरशिप आपने मार दी पहले दिन, राइट? लेकिन उसकी जो स्ट्रैटेजी, उसने भी अपनी कंटिजेंसी प्लानिंग कर रखी है, उसने भी अपने एसेट्स को इस ढंग से यूज कर रखा कि वो पिछले साल से 6 महीने पहले वाली बात नहीं है। उसने अपने डिवाइड कर रखे हैं, सिंगल लॉन्चर्स कहीं कहीं छोड़ रखे हैं, उनके ऑब्जेक्टिव दे रखे, कब किस स्टेज पे किसने क्या करना है वो सब डिसाइडेड है। अगर कंप्लीट कम्युनिकेशन फेल हो जाए तो खींचेगा कुछ दिन और डिसेंशन डिस्टेबलाइज रहेगी इस पे सबसे। और देखिए आप भारत की बात कर रहे थे साहब, भारत की कुछ लोग तेल की बात करते हैं, कुछ लोग कहते हैं हमारा 120-30 बिलियन डॉलर आ रहा है। आप समझ नहीं रहे, ये इलाका स्ट्रैटेजिक है, ग्लोबल स्ट्रैटेजिक है साउथ ईस्ट एशिया के लिए। आप नॉर्थ आप वेस्ट में जा ही नहीं सकते, ये हमारा कम्युनिकेशन हब है, हमारा ट्रांसपोर्टेशन हब है, रेड सी, ये सब हमारी। कहां से जाओगे आप, कहां से घूम के जाएंगे इंडियन शिप्स नॉर्मल गुड्स के लिए? इन्फ्लेशन का डर है। और कितनी कंपनीज है इंडिया की जिन्होंने छोड़ के बॉम्बे आज अपने हब बना रखे इस एरिया में कहने का मतलब इंडिया इज द बिगेस्ट लूजर इन दिस एंटायर वॉर। इंडिया इज इकोनॉमिकली, इट इज हर्टिंग अस। 1 बिलियन 1 करोड़ लोग फंसे हुए हैं और हमें और उन माता पिताओं पे क्या गुजर रही होगी वो मैं बात नहीं करना चाहता। देखिए इंडिया का बहुत बड़ा लॉस है। ठीक है, ये लॉस कह रहे हैं, ठीक है, मैं ये कह रहा हूं आपसे, अगर ऐसे इस लॉस के टाइम में भी प्रधानमंत्री इजराइल के पीएम से बात करते हैं और यूएई के प्रेसिडेंट से बात करते हैं और ईरान पर या खामनेई के बारे में वो कुछ नहीं बोल रहे, हमारी सरकार कुछ नहीं कह रही, इसका क्या मैसेज देना चाह रही है सरकार? देखिए बात यह है कि मैं हरियाणवी में बोल दूं, हाँ। जब भड़वा करता है ना तो कुछ लोग उससे चुप रहते हैं। देखिए मैं इस मामले में बिल्कुल जो हमारी गवर्नमेंट है उसको कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि साहब ट्रंपिज्म को कंट्रोल करने का ये टाइम नहीं है। ये टाइम अमेरिका को कंट्रोल करने का टाइम था 2019, जब आपने विड्रॉ किया कि भाई हम आपसे तेल नहीं लेंगे ईरान से, तो आप विड्रॉ कर गए। जब आप विड्रॉ कर गए अब कोई टाइम नहीं, अब तो सुनेगा नहीं, आप क्या बोलोगे? नहीं, ट्रंप की बात क्यों नहीं? तो कुछ तो, जैसे कांग्रेस पार्टी कह रही है, कांग्रेस पार्टी कह रही है, कुछ तो बोलिए। क्या बोले और उसका क्या मीनिंग है? आप जिस चीज का कोई अमेरिका ने एक आपको मैसेज दिया है कि इसमें आप इररेलेवेंट है, आप क्यों दुनिया को बता रहे हो कि हम इररेलेवेंट है? कल क्या किया पाकिस्तान ने? अपनी रेलेवेंस बढ़ाने के लिए 200% में लिख के दे सकता हूं जो कल कराची में हुआ, आईएसआई का कराया हुआ था, ताकि उनकी कहीं रेलेवेंस आए, अमेरिका से फोन आए, हमारी दूतावास हो रही है वो। आई एम टेलिंग यू, दिस इज हाउ दे प्ले। इंडिया इज नॉट ए कंट्री लाइक दैट। देखिए इन 5 मिलेनियम की, न्यू मिलेनियम की 5 पावर सेंटर्स हैं भाई साहब। इंडिया एक उसका पावर सेंटर है, रशिया एक पावर सेंटर है, वो जो दूसरी पावर सेंटर से उलझ गया यूरोपियन यूनियन से। चाइना इंडिफरेंट है। इसमें अगर किसी की क्रेडिबिलिटी का स्टेक है तो चाइना की क्रेडिबिलिटी एट स्टेक है, इसमें अगर किसी क्रेडिबिलिटी का स्टेक है और आइसोलेशन का है तो रशिया इज एट स्टेक है। इंडिया के पास मल्टी ऑप्शंस अवेलेबल हैं अभी भी, बिकॉज ऑफ आवर डायस्पोरा, बिकॉज ऑफ आवर रीच, बिकॉज ऑफ आवर पॉपुलेशन, बिकॉज ऑफ आवर 75 ईयर्स ऑफ आवर ग्रोथ। इंडिया के पास ऑप्शंस हैं, तो वो टाइम पे एक्सरसाइज कर लेंगे हम तो देखिए, अगर आप कंप्लीट बंद कर दे, हम तो कल चाहें तो रशिया से अपना ईस्ट कॉरिडोर खोल के वहां से भी पूरी अपनी एनर्जी सोर्सेज ले सकते हैं, एलएनजी ले सकते हैं। हमें तो एक डिसीजन लेना है नेशन, और अगर ये चला 3 महीने तो क्यों नहीं लेगा नेशन ये डिसीजन? अगर यहां पे ऑयल प्राइसेस 200 रुपए चलेंगे तो क्यों नहीं लेगा डिसीजन? मजबूर करेंगे ना, सरकार लेगी डिसीजन, ऐसा नहीं है। तो सारे पत्ते एक टाइम पे नहीं खोलते, समझना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि भाई ईरान के पक्ष में बोलो, किसी के पक्ष में बोलो, दुनिया को असूल के पक्ष में बोलना पड़ेगा। असूल ये है कि किसी भी कंट्री की फर्स्ट टाइम जब सॉवरेनिटी आप वायलेट करते हो तो वो कंट्री कहीं ना कहीं अमेरिका कसूरवार है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, इसमें बोलने में कोई संकोच नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है, मुझे कोई बताए किसी ने चेर्नोबिल की, आज मैं मानता हूं उनके पास हथियार नहीं है,
उनके पास सिर्फ यूरेनियम है और उनके पास आज न्यूक्लियर वेपन नहीं है। किसी ने कभी चेरनोबिल लीकेज की पूरी स्टडी की है? साहब रशिया में रहे, मैंने वहां रशिया में मैं भी रहा हूं और मैंने उसकी पूरी बाउंड्री देखी और मैं अपने मेडिकल कोर को पूरी को दिखा के लाऊं कि ट्रीटमेंट कैसी और 10 साल बाद कैसे रही। अगर नतांज में आपकी स्ट्राइक से जो भी यूरेनियम है अगर वो लीक करता है, अगर इफान में जो भी यूरेनियम है अगर वो लीक करता है, अगर आप फोदरो में जो भी यूरेनियम है जिस भी लेवल का है, 60 है 90 है, मैं नहीं कह सकता, मिलिट्री ग्रेड वेपन ग्रेड है नहीं है, वो यूरेनियम है, उसका लीकेज होता है तो कितने ईरानियन मरेंगे, कितने लोग मरेंगे। साहब जो लोग इंसानियत की बात करते हैं ना, उन्हें यह भी बात करनी चाहिए कि आप पूरे ईरान को तबाह कर दीजिए, छोड़ दीजिए ना। जब ईरान तबाह हो जाएगा तो ये साइट ही आपकी हो जाएंगी। जिस दिन आप ईरान की लीडरशिप चेंज कर दोगे तो साइट तो आपकी हो ही जाएगी। आप कल अपना प्रेसिडेंट बना दो तो कहेगा साहब लीजिए। तो आप इन पे स्ट्राइक कर रहे हो तो आप तो बहुत बड़े इंसान हो भाई। सॉरी फॉर माई बीइंग पैशनेट, आप तो बड़े दुनिया में आप तो हो गए राजा और वो हो गए क्रिमिनल्स। मतलब आप पूरा ईरान क्रिमिनल है और ये लोग जो कर रहे हैं दादागिरी, जो ट्रंप जो दादागिरी कर रहा है, मनमानी कर रहा है, तानाशाही कर रहा है दुनिया में, वो साहब बहुत शरीफ आदमी। अच्छा विशंबर जी देखिए, विशंबर जी ये ठीक है, देखिए ये कौन सी ये कहां का दस्तूर है? इस पर दो राय दीपक जी। एक सिर्फ मैं क्लैरिफाई करना चाहता, जनरल साहब का ज्ञान मुझसे कहीं ज्यादा है। न्यूक्लियर रेडिएशन लीक होता है जब फ्यूजन प्रोसेस हो रहा है सर, सिर्फ स्टोरेज से नहीं होता। आई एग्री। सो व्हेन देयर इज, वहां पे फ्यूजन नहीं हो रहा है सर। वी डोंट नो, एटॉमिक एनर्जी विल नॉट विलिंग टू कंफर्म दैट। सर IAEA का लेटेस्ट जो स्टेटमेंट आपने देखा होगा, वैसे भी उन पे कोई भरोसा नहीं करता है, तो उन लोगों ने यही कहा है कि हो सकता है, नहीं हो सकता। अगर उन्होंने कहा है लीकेज हो सकता है, दैट मीन्स द फ्यूजन प्रोसेस इज टेकिंग प्लेस। अगर आपने संदूक के अंदर एनरिच्ड यूरेनियम रखा है, उससे लीकेज नहीं होता है सर। आई हैव वर्कड इन द एटॉमिक एनर्जी सेक्टर, मैं जानता हूं, माफी चाहता हूं। विशंबर जी एक सेकंड, लेकिन आप जो कह रहे हैं ना बिल्कुल सही कंसर्न है वो, और सिर्फ वो आपका नहीं है। डिबेट को पूरा देखकर जाइए। अभी पॉलिटिकल बहस होने वाली ईरान और इजराइल अमेरिका के युद्ध पर कांग्रेस के प्रवक्ता क्या कहेंगे वो जरूर सुनकर जाइए। और रेडिएशन लीक हुआ तो उसे कंट्रोल करना कितना मुश्किल होता है सबको पता है, बिल्कुल ठीक है। देखिए इस पर डिबेट हो सकती है, दो राय हो सकती है कि अटैक करने वाले ईरान पर वो सही हैं या फिर ईरान सही। और एक छोटी लेकिन सर मैं बिफोर यू क्लोज, बिफोर यू गो टू पॉलिटिशियन, देखिए सारी दुनिया अयतुल्लाह खोमेनी की बात करिए साहब, रिलीजन की बात करिए, नेशंस की बात कीजिए साहब पहले, तभी तो यूएन डिफेक्ट हुए, तभी तो यूएन डिफेक्ट हुई है। आपने मुझे आपने धर्म में चले गए। अरे साहब नेशनल विशंबर जी एक सेकंड, आपने मुझे उसको कोई नहीं, अरे मैं यही बोलने वाला था, आपने मुझे बीच में रोका। मैं बता, सुरेंद्र राजपूत और संजू वर्मा। सुरेंद्र राजपूत पहले आप। सुरेंद्र भाई मैंने 3 सोशल मीडिया पोस्ट बताए खामनेई साहब के, और अभी जैनी साहब ने भी बताया यूएन में भी उसने, ईरान ने हमें कभी सपोर्ट नहीं किया कश्मीर के मुद्दे पर, तो फिर हम क्यों बोलें खामनेई की हत्या पर और जो इजराइल यूएस ने अटैक किया उस पर? सुरेंद्र भाई बोलिए। मत बोलिए, कौन कह रहा है बोलने के लिए? मत बोलिए, अपनी स्थिति को और बेशर्मी से और खत्म कर लीजिए, हमारी विदेश नीति को बर्बाद कर दीजिए। भारत का स्टैंड दुनिया में कुछ है ही नहीं, ना वो इधर है बाएं है ना दाएं है। भारत का स्टैंड तो ये आ रहा है सारे की सारी दुनिया में कि जब नरेंद्र मोदी जी इजराइल गए उसके 2 दिन बाद वहां से अटैक हो गया। भारत के स्टैंड पर तो यह शर्मनाक स्थिति आ रही है आज की डेट में मानक भाई कि हमारी पूरा खुफिया तंत्र और विदेश नीति पूरी बर्बाद हो गई। मोदी जी की इजराइल यात्रा यह साबित करी है तो प्रधानमंत्री बेसुध हैं, और या फिर जो है हमारा पूरा का पूरा सिस्टम रॉ है, क्या नाम विदेश नीति है हमारी, या हमारी रक्षा नीति है, ये सारे के सारे ये बेसुध हो गए। आपके सामने है, बहुत बुरी तरीके से हमारी फेलोरिटी है, और ये फेलोरिटी अगर आप मानना चाहते हैं तो बिल्कुल मत बोलिए। अरे अगर आपको नहीं बोलना है तो खामनेई के खिलाफ बोल दीजिए, अगर आपकी हिम्मत है तो क्यों नहीं बोलते हैं भाई? आपको इजराइल और अमेरिका के पक्ष में रहना है तो आप उनके पक्ष में बोल दीजिए, बोलिए, तो अपनी स्टैंड तो रखिए, अपने आप को जीरो तो मत कीजिए। पिछले 70 सालों में या तो हमने किसी का पक्ष में अगर बात की है तो दुनिया ने सुनी है, हमारी शांति की बात दुनिया ने सुनी है, लेकिन इस बार तो पापा वार ना रुकवा पा रहे, ना करवा पा रहे, ना बोल पा रहे, ना चुप रह पा रहे। आप बताओ हमको। और मैं आपको जो सबसे बड़ी बात बताता हूं वो शायद अभी आपके जितने बाकी लोग हैं, अभी यहां पर भाजपा ने पिछले 10 सालों में डिप्लोमेट्स को भी जॉम्बी बना दिया है।
जम्बी बना दिया इन डिप्लोमेट्स को, जितने पुराने डिप्लोमेट्स हैं। अब दुनिया में ये पहला युद्ध हो रहा है जो एप्स्टीन फाइल के गुनहगारों ने किया है। सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के गुनहगार हैं, चाहे वो इंग्लैंड वाला हो, चाहे डोनाल्ड ट्रंप हो, चाहे नेतन्याहू हो, और चाहे इस पर जो गंभीर चुप्पी साधे हैं हमारे हरदीप पुरी जी के बॉस हों। वो सारे के सारे एप्स्टीन फाइल के समर्थक लोग, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम है, जिनका एप्स्टीन फाइल से संबंध है किसी न किसी रूप में, वो एप्स्टीन फाइल के विरोधियों का, जिनका एप्स्टीन फाइल में नाम नहीं है, उसके खिलाफ अच्छा युद्ध लड़ रहे सुरेंद्र भाई, अब एक सेकंड रुकिए, एक सेकंड रुकिए, तो अब एक सेकंड, बस एक सेकंड जी देखिए जी। ये तो पूरी दुनिया और पूरा बताइए, हिंदुस्तान बताइए। मानता है कि हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी क्राफ्ट किसने की थी? कांग्रेस पार्टी ने की थी। नेहरू जी के जमाने से हमने उसे नॉन अलाइंड मूवमेंट के साथ जुड़ के हमने अपनी एक लाइन ली थी, हम किसी के साथ नहीं गए, बिल्कुल बिल्कुल हमने अपना हित देखा। नॉन अलाइंड मूवमेंट बनाने वाली कांग्रेस पार्टी आज कह रही है कि हमको अलाइन हो जाना चाहिए। सुरेंद्र राजपूत, मैंने आज की डेट में मैं नहीं कह रहा हूं, हम तो कह रहे हैं कि हमारी नॉन अलाइंड पॉलिसीज बेस्ट थी। हाँ फिर आज की डेट में आप जिनके साथ खड़े उनके साथ दिख भी नहीं रहे, आप जीरो हो गए। नॉन अलाइंड मूवमेंट तो गांधी का सत्याग्रह था, जहां पर आपकी आवाज तीसरे देशों की आवाज, 135 देशों की आवाज, ये चाहे नाटो वाले हो चाहे वारसा वाले हो, सुनते थे। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं सुरेंद्र भाई, देखिए मुझे पता है कांग्रेस पार्टी का स्टेटमेंट आ चुका है। बहुत सोच समझ के विचार मंथन करके कांग्रेस पार्टी ने यह बयान जारी किया, उसको बनाया और उसके बाद उसको सोशल मीडिया पर डाला। आपको भी पूरा ब्रीफिंग मिला होगा भी ये बोलना है ये नहीं बोलना है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए बता दीजिए फिर, ईरान और ये यूएस इजराइल की जंग में ये तो क्लियर है ना कि ईरान सही है और यूएस इजराइल गलत कर रहे हैं, क्लियर है ना? ये बोल दीजिए एक बार फिर से। देखिए, जो लोग एग्रेसर हैं, जिन लोगों ने पहला अटैक किया है, जिन लोगों ने एक सत्ता के सर्वोच्च नेता को मारा है, यह आतंकी कार्रवाई की तरीके से देखा जाना चाहिए। क्योंकि आज जो आपने आप मतभेद हो सकते हैं भाई, मेरे पाकिस्तान के मतभेद हो सकते हैं, यूक्रेन रशिया के मतभेद हैं, लेकिन पुतिन ने जेलेंस्की को एग्जीक्यूट नहीं किया। आज की डेट वो कर नहीं पा रहा है भाई, कोशिश तो कई बार कर ली। सुनिए ना पहले, अरे सुन लीजिए, हंसिए मत, मैं आपको ईमानदारी से कह रहा हूं। हम तो सुनते हैं, वो कहते हैं कि यहां से हमला हुआ, मारने की कोशिश चीज है ना, ऐसा कभी नहीं करेगा। सुन लीजिए, मैं, क्योंकि आप पुतिन का भी पक्ष देखिए, वेस्टर्न मीडिया को खाली मत देखिए थोड़ा सा। मैंने कहा ना कि आजकल ये भाजपा के राज में डिप्लोमेट्स, भाजपा के राज में अन्य लोग, नाम नहीं लूंगा, ये सब जॉम्बी हो गए। अरे पर्सनल मत कर। अगर आज जो है राष्ट्राध्यक्षों को इस तरीके से एग्जीक्यूट किया जाने लगा तो दुनिया में एक सवाल और उसके बाद संजू वर्मा। सुरेंद्र राजपूत, बताइए हिंदुस्तान को क्या करना चाहिए, भारत सरकार को क्या करना चाहिए, बताइए कैसा बयान देना चाहिए, बोलिए। हिंदुस्तान को अन्याय के खिलाफ डट करके खड़ा होना चाहिए। अन्याय जो लोग कर रहे हैं, जिन लोगों ने एक देश के राष्ट्राध्यक्ष को, सर्वोच्च नेता को बगैर किसी बात के एग्जीक्यूट कर दिया। आप लड़ाई लड़ते, उसके सर्वोच्च नेता को मारने की क्या आवश्यकता थी? ऐसे मारने के लिए तो कल की डेट में हमारे, आपके, चीन के, पाकिस्तान के सारे राष्ट्राध्यक्षों को कोई ना कोई निशाना, अमेरिका किसी को भी बना सकता है। ओके संजू वर्मा, ऑलराइट संजू वर्मा। मानक भाई, क्या सुनिए एक 5 सेकंड का। जलते घर को देखने वालों, फूस का छप्पर आपका है और आपके पीछे तेज हवा है और मुकद्दर आपका है। उसके कत्ल पे मैं भी चुप था, अब मेरा नंबर आया, और मेरे कत्ल पे तुम भी चुप हो, अगला नंबर आपका है। ठीक है, कोई भी एग्जीक्यूट हो सकता है। ठीक है, ऑलराइट, ओके। सुरेंद्र राजपूत कह रहे हैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से अगर ये दादागिरी हमने चुपचाप देखी तो उसके बाद कुछ भी हो सकता है। संजू वर्मा, आपकी बारी, बोलिए, हम चुप क्यों हैं? मैंने सुरेंद्र राजपूत को 5 मिनट बिना टोका टिप्पणी किए बड़े धैर्य से सुना। अब मैं राहत इंदौरी की कुछ पंक्तियों से देखा करो, मानक से कहा करो 5 मिनट है कि 10 मिनट है। मैंने अभी बोलना शुरू किया और ये बौखला गए हैं, ये गलत बात है मानक जी। मैंने किसी को टोका नहीं है, मुझे मेरा वक्त हम नहीं बौखलाए संजू जी, आपके लिए हम क्यों बौखलाएंगे बहन जी? हम बिल्कुल नहीं बौखलाए। आप बहन जी, आप आराम से अपनी बात कीजिए। ओके, अरे सुरेंद्र भाई पानी पीजिए ना, आराम से सुनिए ना जरा। हाँ बोलिए संजू वर्मा, बोलिए। अरे इसका दिमाग खराब हो गया है, लगातार अपने ऊपर खाली विक्टिम कार्ड खेलना। अरे सुरेंद्र भाई एक सेकंड, सुरेंद्र भाई रुकिए। अगर आप, सुरेंद्र भाई इतना नाराज हैं अगर केंद्र सरकार से, भाई तो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है, एक्स खुला हुआ है, वहां लिख दीजिएगा ना प्लीज। डिबेट में लेट्स रिस्पेक्ट ईच अदर। संजू बोलिए, आपकी बारी है। मानक जी,
सुरेंद्र राजपूत की बदतमीजी का जवाब में देना जायज नहीं समझती, क्योंकि बदतमीजी करनी इनकी आदत है। पर मैं कुछ राहत इंदौरी की पंक्तियों के साथ बात अपनी शुरू करूंगी। चिरागों का घराना चल रहा है, हवा में दोस्ताना चल रहा है, नए किरदार आते जा रहे हैं, मगर नाटक वही पुराना चल रहा है। और कांग्रेस का पुराना नाटक सही से देश तो बोल देख लिया रही करो है। शेर को। जब भी राष्ट्र पर कोई संकट आता है, कांग्रेस पार्टी उछल उछल कर कहती है, अरे मोदी जी ने तो ये करना चाहिए था, ऐसा करना चाहिए था, वैसा करना चाहिए था। कभी ये अपने देश की सरकार के साथ खड़े होते हुए नहीं दिखते। दे आर नेवर स्टैंडिंग इन सॉलिडारिटी विथ इंडिया और इंडियंस। ये मेरा पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु ये है, दीपक वोरा जी ने एक बहुत अच्छी बात कही, मैं उसको आगे बढ़ाते ही वो कहना चाहती हूं। इस्लामिक रेवोल्यूशन ऑफ 1979 शुरू हुआ था ईरान में। उसके बाद ईरान ने अनप्रोवोक्ड अग्रेशन और बॉम्बिंग इन सब देशों में किए थे। ऑस्ट्रेलिया, बल्गेरिया, डेनमार्क, फ्रांस, स्वीडन, थाईलैंड, यहां तक कि कहा जाता है लेबनान में हिजबुल्लाह को, गाजा में हमास को, अलकायदा को शय देने में, और एक टेररिस्ट ग्रुप है इस्लामिक जिहाद, और एक टेररिस्ट ग्रुप है आईएस खोरासन प्रोविंस का। इन सबको यदि किसी ने शय दिया है वो है ईरान। तो अनप्रोवोक्ड अग्रेशन 1979 से कई देशों पर हमलावर करते हुए यदि किसी ने किया है वो ईरान ने किया है। तो तीसरा बिंदु ये है, ये कहना कि ईरान हैज नेवर एंगेज्ड इन अनप्रोवोक्ड अग्रेशन, ये सरासर गलत है। पर बात अभी मुद्दे की बात पर आते हैं। भारत की कूटनीति, भारत की विदेश नीति इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हम कभी भी अनप्रोवोक्ड अग्रेशन करेंगे नहीं, पर यदि कोई हमें छेड़ेगा तो घर में घुसकर मारेंगे। और ये ऑपरेशन सिंदूर में हमने दिखा दिया है। रावलपिंडी के अंदर घुसकर, कराची के अंदर घुसकर हमने पाकिस्तान की धज्जियां उड़ा दी। और एक बात कहना चाहूंगी, जो लोग भारत को और प्रधानमंत्री मोदी को नैतिकता पर, विदेश नीति पर, कूटनीति पर भाषण देते हैं, ये वही कांग्रेस पार्टी है जिनकी लंबी नाक वाली इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान के 93,000 प्रिजनर्स ऑफ वॉर पाकिस्तान को सौंप दिए थे ऑन अ गोल्डन प्लेटर। बट भारत के सिर्फ 54, ओनली 54 इंडियन प्रिजनर्स ऑफ वॉर इंदिरा गांधी वापस नहीं ले आई, उन्हें पाकिस्तान में मरने के लिए झोंक दिया गया। यह थी कांग्रेस पार्टी की विफल राजनीति। कांग्रेस पार्टी की विफल राजनीति यह थी कि कच्चथीवू आइलैंड्स इंदिरा गांधी ने श्रीलंका को 1974 में बिना पार्लियामेंट्री अप्रूवल सौंप दिया। कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइज राजनीति यह थी कि हाजी पीर नेहरू ने सौंप दिया। कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइज। आपको ये डिबेट देखकर कैसा लगा, इस पर अपनी राय जरूर देकर जाइए, और जो कुछ बातें इस डिबेट में बोली गई आप उसके बारे में क्या कहते हैं कमेंट जरूर कीजिए। यह थी कांग्रेस की कॉम्प्रोमाइज राजनीति कि भोपाल गैस ट्रेजेडी के बाद अमेरिका को खुश करने के लिए 48 घंटे में वॉरेन। ओके, वारिस पठान और सोमनाथ भारती, वारिस पठान और सोमनाथ भारती। मेरा लास्ट पॉइंट मानक जी प्लीज। हाँ ओके, लास्ट पॉइंट बोलिए। लास्ट पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि हमने ये कहा है डी एस्केलेशन, पीस, सिक्योरिटी, स्टेबिलिटी, डायलॉग। हमने कभी ये नहीं कहा कि हम किसी भी यूनिलैटरल अग्रेसर के साथ खड़े हैं। बट सोचने की बात यह है, यूएई पर, बहरीन पर, कतार पर, जॉर्डन पर, सऊदी अरेबिया पर अनप्रोवोक्ड अग्रेशन किसने किया? ईरान ने किया। क्या मल्लिकार्जुन खड़गे में हिम्मत है ईरान की अनप्रोवोक्ड अग्रेशन के बारे में दो चूक बोले? जी नहीं। राहुल गांधी में हिम्मत है कि ईरान की अनप्रोवोक्ड अग्रेशन के बारे में जो कि इतना। बहुत बढ़िया, एक सेकंड संजू वर्मा, बहुत बढ़िया। संजू एक सेकंड, वैलिड क्वेश्चन। सुरेंद्र राजपूत 20 सेकंड, बोलिए जरा, क्या ईरान ने जो हमला किया मध्य पूर्व के देशों पर उसका समर्थन करते हैं, विरोध करते हैं? बोलिए। हम बिल्कुल किसी भी कार्रवाई जो युद्ध को प्रोवोक करती है कतई समर्थन नहीं करते मानक भाई। और सच बात यह है कि जहां निहत्थे लोग मारे जा रहे हैं उसका कोई समर्थन नहीं।
लेकिन यहां पर भारतीय जनता पार्टी की वैचारिक दरिद्रता इतनी आ गई, और भाषाई आतंक इतना आ गया है कि इनको आज की डेट में एप्स्टीन फाइल से बचने के लिए। तो दोस्तों, आप लोगों ने ये पूरी डिबेट देखी। आप लोग इस डिबेट के बारे में क्या कहते हैं, अपनी राय इस पर जरूर देकर जाइए। ईरान और इजराइल के बीच जो युद्ध पहले हुआ था उसको अमेरिका ने ही मतलब सीज फायर किया था। अमेरिका के कहने पर ही दोनों देशों ने सीज फायर किया था और वो युद्ध रुक गया था, जो पहले बहुत ज़्यादा भीषण था। और इजराइल के ऊपर ईरान ने बहुत ताबड़तोड़ हमले किए थे, इजराइल को मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान किया था। तो अमेरिका ने ये देखते हुए ईरान और इजराइल को सीज फायर करा दिया, जिससे कि इजराइल में और ज़्यादा नुकसान ना हो। ये अमेरिका की एक बहुत बड़ी चाल थी। अमेरिका अब इस फिराक में था कि किसी भी तरीके से और कोई ऐसा मौका मिले जिस पे ईरान पर हमले किए जाएं। और ईरान की जो टॉप लीडर है, जो झुकने का नाम नहीं ले रही है, जो अमेरिका के नाक में दम किए हुए है, इजराइल की नाक में दम किए हुए है, उसको किसी भी तरीके से, चाहे वो जासूसों के ज़रिए से या किसी भी तरीके से उनका ठिकाना मालूम किया जाए और वहाँ पर हमला किया जाए, जिसमें अमेरिका और इजराइल दोनों ही कामयाब हो गए। ईरान की जो मतलब सुप्रीम लीडर थे खामनेई साहब, उनको टारगेट किया गया और उनको निशाना बनाया गया और उनको जो है इसमें मार दिया गया बिना किसी बात के, बिना किसी उकसावे के। जंग अमेरिका ने शुरू की। पहले इजराइल और अमेरिका दोनों ने मिलकर ईरान के ऊपर हमले किए, स्कूलों पर बम गिराए जहां पर बच्चियां पढ़ती थी। ये इंसानियत का कत्ल था, लेकिन पूरी दुनिया तमाशा देख रही है। कोई भी अमेरिका के खिलाफ नहीं बोल सकता, ईरान के समर्थन में नहीं बोल रहा है। ईरान अकेला पड़ गया है। अब ईरान जो है अपना बदला लेने के लिए जो अमेरिका के एयरबेस तमाम मुस्लिम देशों में बने हुए हैं, तमाम मुस्लिम देशों पर बनाए हुए अमेरिका ने है, जहाँ से अमेरिका अपना राज करता है, अमेरिका जो है अपना मतलब हुक्म जताता है, वहीं पर ईरान ने खिसियाकर और हमले किए, जिससे कि उसके सारे एयरबेस, जिससे से उसकी सारी जो मतलब ताकत है वो कम हो सके। क्योंकि अमेरिका जो है अपने देश से सीधे हमले नहीं करता है, इसी तरीके से जहाँ तहाँ उन्हें एयरबेस बना रखे हैं वहीं से हमले करता है। तो ईरान उसको तबाह कर रहा है, जिससे मुस्लिम देशों के अंदर घुसकर जब हमले किए जा रहे हैं तो मुस्लिम देश सोचते हैं कि हमारे ऊपर हमले किए जा रहे हैं। तो जिससे कि पूरे तमाम मुस्लिम देश जो है ईरान के समर्थन से बाहर होते जा रहे हैं, ईरान के खिलाफ होते जा रहे हैं। देखना ये होगा कि ईरान क्या इस जंग को अकेले ही लड़ेगा या कोई इसका साथ भी देगा, या फिर कोई भी देश आकर अमेरिका की मजम्मत करेगा, अमेरिका के खिलाफ बोलेगा। जो डोनाल्ड ट्रंप कर रहे हैं, जो मतलब इजराइल के पीएम कर रहे हैं, क्या वो उसके खिलाफ भी कोई आकर खड़ा होगा, ईरान के समर्थन में खड़ा होगा, या इस चीज़ को रोका जाएगा? अब कौन सीज फायर कराएगा? क्योंकि अमेरिका ही जब इस तरीके की घटिया हरकत करता है, बिना किसी बात के हमले कर देता है, तो फिर अब क्या ही कर सकते हैं। और अमेरिका जिस तरीके से आप लोगों ने ये डिबेट देखी, उसमें जो पूर्व फौजी थे वो जो बता रहे थे कि अमेरिका जो दादागिरी कर रहा है, अमेरिका डराने की कोशिश कर रहा है, उसका मेन मोटिव ईरान नहीं, उसका मेन मोटिव है चाइना। किसी भी तरीके से चाइना को अलग थलग करना है और जितने भी छोटे देश हैं उनको ये संदेश देना है, अगर तुम चाइना के साथ या किसी भी देश के साथ अमेरिका के खिलाफ जाओगे तो क्या हाल होगा। मतलब ये पूरा एक रचा रचाया प्रकरण है, पूरी जो साजिश है, जो उसका खुलासा किया है इस डिबेट के अंदर। तो आप लोग क्या समझते हैं, इससे अपनी राय इस पर ज़रूर देकर जाइए। और ईरान, इजराइल और अमेरिका के युद्ध में कौन सही है कौन गलत है, अपनी राय उस पर भी ज़रूर दीजिए। और जिस तरीके से ईरान के टॉप लीडरशिप को निशाना बनाया अमेरिका ने, क्या वो सही था? क्या अमेरिका को ऐसा करना चाहिए था? जंग थी, जंग लड़नी चाहिए थी, टॉप लीडरशिप को ऐसे निशाना बना दिया बिना किसी बात के। ये कितना सही है, आप लोग इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बता कर जाइए। और जो सुरेंद्र राजपूत ने बात कही कांग्रेस के प्रवक्ता ने, कि जो अमेरिका और ट्रंप की जो दादागिरी चल रही है, ऐसे तो कल को वो किसी भी मतलब बड़े देश के राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, किसी को भी टारगेट करके निशाना बना सकता है। जो उसकी बात नहीं मानेगा, जो उसके खिलाफ जाएगा, इतना आसान है क्या किसी भी मतलब एक बड़े देश के टॉप लीडर को निशाना बनाना, या प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति को निशाना बनाना? और उसके खिलाफ, यानी ट्रंप ने जब ऐसा किया तो उसके खिलाफ कोई भी नहीं बोला। इतने सारी दुनिया में कंट्री हैं, कोई भी कंट्री ने एक बार भी किसी के लिए आवाज़ नहीं उठाई कि ये ट्रंप ने गलत किया है, ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके खिलाफ आवाज़ उठती ताकि उसको भी पता चलता कि अगर मैं ऐसे कुछ करता हूँ तो आगे को जो है मेरे खिलाफ भी तमाम देश आ सकते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठी। आप लोग इस पर क्या कहते हैं ज़रूर बता कर जाइए। और अब ये भी बता कर जाइए कि ये युद्ध और कितना लंबा चलने वाला है। क्या ईरान जवाबी हमले जारी रखेगा? क्या यूएस और इजराइल जो है दोनों मिलकर ईरान पर हमले करेंगे?
आगे कितना लंबा ये युद्ध चलता है, कौन किसका साथ देता है कौन नहीं देता है, ये देखने वाली बात होगी। तो इस युद्ध से जुड़ी अपडेट भी आपको मिलती रहेंगी। तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए, और आपको अगर ये डिबेट अच्छी लगी हो तो इस पर एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए। और जो भारत की स्थिति है इस युद्ध में वो किधर होनी चाहिए, वो किसके साथ भारत खड़ा होना चाहिए, भारत को अपने हित देखने चाहिए, यही बात इस डिबेट में निकल कर आई कि हम अपने हितों के साथ खड़े हैं, लेकिन कोई स्टैंड तो लेना होगा, या इधर का या उधर का। तो आप लोग ज़रूर बता कर जाइए भारत को इस समय क्या करना चाहिए, क्या ईरान का साथ देना चाहिए या अमेरिका और इजराइल के चक्कर में खामोश रहना चाहिए। अपनी राय इस पर भी ज़रूर देकर जाइए। अगर आप भी गोदी मीडिया का विरोध करते हैं तो हमारे चैनल YS3 न्यूज़ को अभी सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको एक लाइक एक कमेंट ज़रूर करके जाइए।